आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये रिसोर्सेज कच्चे माल और ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब हम लोग जानेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये लगातार खुद को बनाते रहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जानते हैं ईयर के बारे में। तो ईयर जो है एक बहुत ही आवश्यक नेचुरल रिसोर्सेज है और ये फॉर्म करती है एटमॉस्फेयर को। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नोबल गैसेस, ये सब पाई जाती हैं। जानते हैं हमारे जीवन के लिए एयर कितना ज़रूरी है उसके बारे में। तो प्लांट्स को एयर चाहिए, क्योंकि प्लांट्स CO2 से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जानवर और मनुष्य में ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए। अब हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो इसमें पहली है ट्रोपोस्फेयर। इसमें मौसमी चेंजेस जो होते हैं या फिर बादल ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मौजूद है। मेसोस्फेयर में इसमें उल्कापिंड जो होते हैं ये जलते हैं। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो आउटर बाउंड्री होती है उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से जो एयर क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, तो उसी को एयर पोल्यूशन कहते हैं। मुख्य एयर पोल्यूटेंट हैं, जैसे कि स्मोक यानी कि धुआं हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और धूल हो गया। तो ये मेजर एयर पोल्यूटेंट हैं। इनके कॉसेस की बात करें तो व्हीकल्स हो जाएंगे। व्हीकल से जो धुआं निकलता है तो ये एयर पोल्यूटेंट कॉज करता है। फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जलता है उससे निकलने वाला धुआं, और फॉरेस्ट में जो आग लगती है, तो ये सब एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब जानते हैं इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में। तो इससे जो सांस की बीमारियां हैं वो होती हैं, स्मॉग फॉर्मेशन होता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब जानते हैं वाटर के बारे में। तो जो पानी ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और पृथ्वी को ब्लू प्लानेट यानी कि नीला प्लानेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 75% जो अर्थ है वो वाटर से ही बनी हुई है, और इसमें केवल 1% ही यूजेबल है जिसको यूज किया जाता है। सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर जो हैं, तो रेन वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ये सब फ्रेश वाटर के स्रोत हैं। अब जानेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से जो वाटर की नेचुरल क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसी को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके कॉजेस की बात करें तो फैक्ट्री वेस्ट, सीवेज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे जो है पानी से होने वाले रोग होते हैं, और जो मछलियां होती हैं या फिर जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और इससे यूट्रिफिकेशन होता है। अब देखते हैं वाटर साइकिल के बारे में, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। पृथ्वी पे जो पानी मौजूद होता है तो उस पर सबसे पहले सनलाइट पड़ती है। उसके बाद जब सनलाइट पड़ती है तो यूएपरेट होता है। यूएपरेशन के बाद फिर उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड बनने के बाद फिर वर्षा होती है। वर्षा के बाद फिर वही पानी कलेक्ट होता है, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होता है। अब जानते हैं मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और मिट्टी का फॉर्मेशन हज़ारों साल पहले पत्थरों के टूटने की वजह से हुआ है।
अब जानते हैं सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सॉइल में मिनरल्स पाया जाता है, ह्यूमस पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, हवा पाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कितने प्रकार की सॉइल होती है। तो इसमें पहली है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल वाटरमेलन और कोकोनट के लिए ये अच्छी होती है। और जो क्ले सॉइल है तो ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है और ये धान के लिए अच्छी होती है। लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। अब जानते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो हट जाती है तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया यानी पेड़ों का अत्यधिक कटाव, ओवरग्रेजिंग हो गया, बाढ़ हो गया और ठीक तरीके से अगर फार्मिंग नहीं करते हैं तो ये इसके कारण हैं। अब जानते हैं सॉइल इरोजन को रोका कैसे जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से, टेरेस फार्मिंग करने से, काउंटर पल्फिंग करने से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। इस साइकिल का काम होता है जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको ये मेंटेन या फिर बैलेंस करने का काम करती हैं। कार्बन साइकिल में रेस्पिरेशन और बर्निंग में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जो प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर हमने कार्बन साइकिल का पूरा डायग्राम लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा इसका फिक्सेशन होता है। ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में। अमोनिया से निट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद डीनेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा डीनेट्रिफिकेशन प्रोसेस से फिर से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जानते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो जो हम लोग सांस लेते हैं या फिर चीज़ों को जलाते हैं तो यहाँ पे यूज ऑक्सीजन होता है और प्लांट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन ये लोग रिलीज करते हैं। अब हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं जिससे जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म रहे और यह एक नेचुरल प्रोसेस है और ये ज़रूरी होता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो बहुत ही ज़्यादा जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, मीथेन की वजह से या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे जो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलने लगेंगे, इससे क्लाइमेट चेंज होगा, इससे बाढ़ आएगी और इससे सूखा पड़ेगा। तो ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं। अब जानेंगे कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन क्या हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में इसमें पेड़ों को काटा जाता है और इसका सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। पोल्यूशन को कॉज करते हैं केमिकल्स, स्मोक। और उनके सोल्यूशन की बात करें, जो वेस्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इको फ्रेंडली फ्यूल्स यूज करने चाहिए। ओजोन डिप्लेशन के लिए CFC रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके सोल्यूशन की बात करें तो CFC को बैन करना चाहिए। पानी की कमी जो है ये ओवर यूज की वजह से होती है। जब पानी का हम लोग ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो पानी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और इसके सोल्यूशन की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये सब इसके सोल्यूशन है। सॉइल इरोजन का मुख्य कारण है वेजिटेशन को रिमूव करने, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हटाने से सॉइल इरोजन होता है। और इसके सोल्यूशन की बात करें तो टेरेस फार्मिंग करना चाहिए और विंड ब्रेकर्स का यूज करना चाहिए। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।